हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 में। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड आइरिस को स्काई व्यू नाम की एक नई ऊंची बिल्डिंग में खुले रेस्टोरेंट में डेट पर ले जाता है। आइरिस को ऊंचाई से डर लगता है और जब वो देखती है कि एक शरारती लड़का विशिंग फाउंटेन से सिक्का चुरा रहा है तो उसका डर और बढ़ जाता है। जब दोनों लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं, वही लड़का जानबूझकर लिफ्ट के कांच के फर्श पर जोर से पैर मारता है, जिससे आइरिस और घबरा जाती है। उधर रेस्टोरेंट का बारटेंडर एक वाइन की बोतल खोलता है और उसका कॉर्क सीधे जाकर झूमर से टकराता है। झूमर का एक शीशा टूटकर फर्श पर गिरता है और वहाँ के मजबूत कांच में एक दरार बना देता है। आइरिस की बेचैनी और बढ़ती है और वो वॉशरूम में जाकर उल्टी कर देती है। वही पता चलता है कि वो कुछ महीनों की प्रेग्नेंट है। वॉशरूम में एक छोटा बच्चा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है, जो रेस्टोरेंट में परफॉर्म कर रही एक सिंगर है। सिंगर अंदर आती है, आइरिस को देखकर उसे बधाई देती है। आइरिस ने अभी तक पॉल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया है और डर रही है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन सिंगर उसे प्यार से समझाती है कि उसे अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाद में पॉल आइरिस को ऑब्जर्वेशन डेक पर ले जाता है और उसे प्रपोज करता है। आइरिस जब उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो पॉल बहुत खुश होता है। उसी वक्त वही लड़का जो पहले सिक्के फेंक रहा था, अब डेक से नीचे सिक्के उछाल रहा होता है। एक सिक्का वेंटिलेशन सिस्टम में चला जाता है और पंखे से टकराकर एक गैस लीक शुरू हो जाती है। भीतर आइरिस और पॉल सगाई की खुशी में कांच के डांस फ्लोर पर डांस कर रहे होते हैं और दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं। अचानक पहले से ही क्रैक हुई फ्लोर टूट जाती है और लोग नीचे गिरने लगते हैं। पॉल भी उन्हीं में से एक होता है। अंदर अफरातफरी मच जाती है। एक खुली आग लीक हुई गैस से मिलती है और जोरदार धमाका होता है। रेस्टोरेंट में आग फैल जाती है और कई लोग उसमें जलने लगते हैं। आइरिस किसी तरह बचने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते बंद होते चले जाते हैं। लिफ्ट ज्यादा भार की वजह से टूट जाती है और गिरते हुए एक आदमी को बीच से काट देती है। सीढ़ियाँ भी गिर जाती है और अंदर की स्ट्रक्चर टूटने लगती है। वो सिक्का जिससे ये सब शुरू हुआ था एक पियानो पर गिरता है और वह पियानो एक औरत पर गिरता है और खिड़की तोड़ते हुए बाकियों को भी मार देता है। वही लड़का जो ये सब शुरू करता है, वो भी आखिर में उसी पियानो के नीचे दबकर मर जाता है। इस बीच आइरिस देखती है कि वो सिंगर का बेटा अब भी जिंदा है। वो टूटते हुए फ्लोर से होते हुए उसकी मदद के लिए पहुंचती है। बिल्डिंग के गिरते ही वो दोनों छलांग लगाता है और दोनों एक कंक्रीट की स्लैब से लटक जाते हैं। आइरिस की अंगूठी लोहे की रॉड में फंस जाती है और उसका पूरा स्किन उखड़ जाता है। वो और बच्चा दोनों गिरते हैं और आइरिस के मुंह में शीशे का टुकड़ा घुस जाता है। अचानक सीन कट होता है और हम आज के समय में आ जाते हैं। स्टेफनी रेस चीखते हुए उठती है। उसे ये सब एक सपना आया था। ये सपना उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है और उसकी पढ़ाई पर असर डाल रहा है। धीरे धीरे वो कनेक्शन समझती है कि ये सपना उसकी दादी आइरिस से जुड़ा हुआ है। उसका रूममेट उसे समझाता है कि उसे ब्रेक लेना चाहिए और वो घर लौट जाती है ताकि कुछ जवाब खोज सके। घर आकर वो अपने पिता मार्टी और छोटे भाई चार्ली से मिलती है। जब वो आइरिस की बात करती है तो मार्टी नाराज हो जाता है। वो आइरिस को ही दोष देता है कि उसकी वजह से स्टेफनी की माँ डार्लिन ने घर छोड़ दिया था। चार्ली भी गुस्से में है और उसे बुरा लगता है कि स्टेफनी ने कॉलेज के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। बाद में स्टेफनी चार्ली को उनके कजिन जूलिया, एरिक और बॉबी कैम्पबेल से मिलने ले जाती है। साफ पता चलता है कि चार्ली अब उनसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। स्टेफनी जवाब खोजने के लिए अपने अंकल हावर्ड और आंटी ब्रेंडा से मिलती है। जब वो आइरिस की बात करती है तो हावर्ड इग्नोर करता है। उसका कहना है कि स्काई व्यू हादसे के बाद आइरिस पागलपन की कगार पर पहुंच गई थी और अपनी सनक अपने बच्चों पर निकालती थी। बाद में ब्रेंडा चुपचाप स्टेफनी को एक डब्बा देती है जिसमें आइरिस के लिखे खत हैं, हर एक में मौत की चेतावनी। इन खतों के सहारे स्टेफनी आइरिस तक पहुंचती है। अब आइरिस एक आइसोलेटेड जगह में पिछले 20 सालों से छुपकर रह रही है और कैंसर से जूझ रही है। वो स्टेफनी को एक नोटबुक दिखाती है जिसमें उसने डेट डिजाइन के बारे में सब कुछ लिखा है। आइरिस बताती है कि स्काई व्यू का सपना देखने के बाद उसने सबको बचा लिया था, लेकिन मौत अब उनके खून में चल रही है। जब आइरिस स्टेफनी से कहती है कि वो उस लॉक कंपाउंड के अंदर ही रहे, तो स्टेफनी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। आइरिस उसके पीछे दौड़ती है
और उसे अपनी नोटबुक थमा देती है, जैसे अपनी किस्मत को कबूल कर रही हो। उसी पल एक प्रेशराइज्ड फायर एक्सटिंग्विशर की टक्कर से एक वेदर वैन उड़ती है और सीधा आइरिस के सिर में धंस जाती है। आइरिस के अंतिम संस्कार में स्टेफनी तब चौंक जाती है जब उसकी बिछड़ी हुई माँ डार्लिन वहाँ आती है। अब वो एक आरवी में रहती है और अलग अलग ट्रेलर पार्कों में भटकती रहती है। चार्ली गुस्से में स्टेफनी पर भड़क जाता है, उसे कॉलेज के बाद यूं गायब हो जाने का ताना देता है। बाद में कैम्पबेल फैमिली एक मेमोरियल बारबेक्यू होस्ट करती है, डार्लिन भी शामिल होती है। हॉवर्ड उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। हॉवर्ड फिर एक टोस्ट उठाता है, बच गए वक्त को संजोने की बात करता है, लेकिन मौत तो हमेशा पास ही होती है। एक लीक होता गैस टैंक एरिक को जला ही देता। बॉबी ट्रैम्पोलिन पर कूद रहा होता है, ठीक उस रेक के ऊपर जो उसे घायल कर सकता था। डार्लिन समय पर रेक हटा देती है, लेकिन वहीं एक बियर की बोतल से पाइप फूलने लगता है। उधर घर में स्टेफनी आइरिस की नोटबुक पढ़ रही होती है और उसे महसूस होता है कि मौत आसपास है। एक तेज हवा से दीवार पर टंगी फैमिली फोटो गिरती है और उसका एक कांच का टुकड़ा सीधा जमीन में खड़ा हो जाता है। उसे एहसास होता है कुछ गड़बड़ है। वो फौरन बारबेक्यू की तरफ दौड़ती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। ट्रैम्पोलिन टूटता है, नीचे वही कांच का टुकड़ा तैयार खड़ा होता है। हॉवर्ड उस पर पैर रख देता है। वहीं फूला हुआ पाइप रेक को ट्रिगर करता है, जो लॉन मॉवर में लगता है, और वो सीधे हॉवर्ड के चेहरे में घुस जाता है। हॉवर्ड की मौत वहीं हो जाती है। हॉवर्ड के अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी पूरे परिवार को इकट्ठा करती है। आइरिस की नोटबुक के जरिए वो बताती है कि अब मौत उसके खून के रिश्तेदारों को क्रम में निशाना बना रही है। हॉवर्ड, एरिक, बॉबी, जूलिया, डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली, क्योंकि इनमें से कोई भी असल में होना नहीं चाहिए था। परिवार सदमे और गुस्से में सब कुछ नकार देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद एरिक एक टैटू पार्लर में बाल बाल बचता है। उसके नोज रिंग की चेन पंखे में उलझ जाती है और वो लगभग आग में गिर ही जाता है। उसकी लेदर जैकेट उसे बचा लेती है, लेकिन इसके बावजूद वो स्टेफनी की बातों का मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि जब एम्बुलेंस उसे टक्कर मारते मारते बचती है, वो और जूलिया फिर भी बात नहीं मानते। गुस्से में जूलिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी एक फुटबॉल उसके सिर पर लगती है और वो सीधे कचरे के डब्बे में गिरती है। एक ट्रक उसे उठाकर सीधे कंपैक्टर में डाल देता है। स्टेफनी, चार्ली और एरिक दौड़ते हैं, लेकिन देर हो जाती है। कंपैक्टर एक्टिवेट होता है और जूलिया की खोपड़ी कुचल जाती है। अब बाकी सब लोग मानने लगते हैं, लेकिन स्टेफनी हैरान होती है, एरिक को कैसे छोड़ दिया गया? तब ब्रेंडा धीरे से एक राज बताती है, एरिक हॉवर्ड का जैविक बेटा नहीं है। अब स्टेफनी, चार्ली, डार्लिन और बॉबी मिलकर उस जेबी को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिसका जिक्र आइरिस की नोटबुक में है। एरिक भी बॉबी की हिफाजत के लिए उनके साथ आता है। अस्पताल में जेबी असल में विलियम बीवर्थ निकलता है, वही बच्चा जिसे आइरिस ने उस रात बचाया था। अब वो और आइरिस मिलकर सालों से मौत के डिजाइन को ट्रैक कर रहे थे। वो नियम समझाता है, या तो किसी और की जान लेकर मौत को चकमा दो, या खुद मरो और दोबारा जिंदा हो जाओ। बीवर्थ, जो खुद कैंसर से मरने वाला है, आखिरी सलाह देकर विदा लेता है। बातचीत के बीच एरिक और बॉबी चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। उनकी योजना है बॉबी की पीनट एलर्जी को ट्रिगर कर उसे अस्पताल ले जाकर दोबारा जिंदा करना, लेकिन वेंडिंग मशीन खराब होती है। एरिक उसका कांच तोड़कर कैंडी निकालता है। इसी दौरान एमआरआई मशीन गलती से चालू हो जाती है। बॉबी कैंडी खाता है, लेकिन अचानक एमआरआई मशीन एरिक को खींच लेती है। उसके सारे पियर्सिंग्स चीरकर बाहर निकलते हैं और वो अंदर कुचल जाता है। बॉबी किसी तरह खुद को एपीपेन लगाता है, लेकिन तभी नर्स दरवाजा खोलती है और मशीन की स्प्रिंग बाहर निकलकर सीधा बॉबी की खोपड़ी में घुस जाती है। तभी बाकी लोग वहाँ पहुँचते हैं। बहुत देर हो चुकी होती है। अब बचे हैं सिर्फ 3, डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली। डार्लिन फैसला लेती है, वो आइरिस के पुराने कंपाउंड में वापस जाकर खुद को बंद कर लेगी, ताकि स्टेफनी और चार्ली बच जाएं। लेकिन जब वो अपने आरवी से गेट तोड़ती है, एक खराब लाइट से धमाका होता है। चार्ली मलबे में दब जाता है। डार्लिन उसे बचाती है, लेकिन तभी एक स्ट्रीट लाइट उसके ऊपर गिरती है। स्टेफनी पानी में डूबती है, लेकिन चार्ली उसे जिंदा कर देता है। दोनों भाई बहन गले लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मौत को मात दे दी। कुछ दिन बाद
स्टेफनी वापस कॉलेज जाने की तैयारी करती है। चार्ली को प्रॉम के लिए भेजती है। उसी दौरान अस्पताल वाली बुजुर्ग औरत सिक्का गिराती है, सीधा ट्रेन की पटरी पर। स्टेफनी और चार्ली को अचानक याद आता है कि मौत को चकमा देने के लिए पूरा दिल रुकना जरूरी होता है, न कि बस मरा हुआ समझे जाना। फिर से संकेत लौट आते हैं। एक ट्रेन पटरी से उतरती है। दोनों भागते हैं, लेकिन ट्रेन की छत पर रखे भारी लट्ठे गिर जाते हैं और दोनों उसी में दबकर मर जाते हैं। आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।